आज भी क्रिकेट का से भरपूर शो है और सबसे पहले तो मैं विमेन टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने कल जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 भी कन्विंसिंगली जीता है। पहले 3 वनडे मैचेस जीते बहुत कन्विंसिंगली और कल भी बहुत शानदार अंदाज में जीता और उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। बहुत ही रिकॉर्ड बना। आयशा जफर की सेंचुरी, उसके अलावा बहुत सारे बाउंड्रीज भी लगाई पाकिस्तान ने, बहुत उम्दा। ये भी चलते चलते हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का वाइट बॉल कैंप अनाउंस हुआ है, 15 से 21 मई तक लगेगा NCA में। इसमें जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ ओमिशंस हैं, कुछ लड़के नहीं हैं, वो क्यों नहीं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ऑफ कोर्स वो भी हमारा एजेंडे का हिस्सा है और दूसरे टेस्ट मैच में क्या तब्दीली होनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ तनवीर अहमद साहब बैठे हैं, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिलैक्स लग रहे हैं हाँ, रिलैक्स हूँ मैं। मैंने समझे शायद आप ये बोलें कि यार फॉर्मर तो शायद नहीं है, दोबारा शायद वापस आ रहे हैं। ये नहीं, वापस तो आ रहे हैं, वो तो आपकी ख्वाहिश है ना। नहीं, मेरी ख्वाहिश है या नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आप ना बोलने कहीं परफॉर्म करो, कहीं पर आ जाओ। ग्रेड 2 भी चल रही है अभी, तो ग्रेड 2 चल रही है किसी टीम में। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं दोबारा क्रिकेट में आऊँ जो बच्चे हैं वो क्रिकेट छोड़ के चले जाएं कि यार देखिए यार ये आगे हैं तो हमारा फायदा क्या खेलने का। नहीं, लोग खुश होंगे कि यार इससे एक तरफ से जान छूटी, अब ये बोलेगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खेल के दोबारा आ जाऊंगा यहाँ पे। चले यार, आपको अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियोज में। ये हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। इनकी आपने रिपोर्ट्स मुलाहिजा की हमारे पिछले प्रोग्राम में, विमेन T20 हो या और दूसरे मामलात हों। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? मैं बिल्कुल खैरियत से। चश्मा किधर गया आज? चश्मा रखा हुआ है, मैं जरा स्टैट्स दिख रहा था, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ी। चले जी। और तीसरे मेहमान हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे काला जोड़ा पहना है आपने, किसकी फरमाइश पे? आई थिंक तनवीर ने भी काला टाइप ही पहना हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, काला नहीं है तनवीर। नहीं, मैं काला नहीं पहना, मेरा दिल इतना काला नहीं अभी। अब ये इसका जवाब आप दें। आप पर इससे शायद शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ये कहना चाहते। चले यार, चले मैं प्रोग्राम का आगाज गफ्फार से आज करता हूँ, क्योंकि कल के प्रोग्राम में ये हमारे साथ नहीं थे। गफ्फार, जो टेस्ट मैच हुआ उस पर बात की तनवीर ने भी और वसीम ने भी। जी। हम ब्लेम कर देते हैं प्लेयर्स को। क्या प्लेयर्स को ब्लेम करना इसमें सही है या कुछ आपके पास और कुछ है बताने के लिए? देखिए, आपने जो बात की, मैं समझता हूँ कलेक्टिव अगर हम बात करें तो वही बेहतर है, क्योंकि तीसरा मुसलसल टेस्ट हम हार गए हैं बांग्लादेश से। आखिरी 15 में से 11 टेस्ट मैचेस हमारे हुए हैं। सो जिम्मेदारी सब पर ही आती है। इसमें आपके कोचेज हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, साल में 3 कोचेस, हमारा सिस्टम, सिलेक्टर्स देखें कितने सारे चेंज हुए एक साल में। एग्जैक्टली, वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, बिलवास्ता या बराह रास्त की अगर हम बात करें। लेकिन आई थिंक आप श्योर आप लोगों ने इस पर काफी कल तफसीली बात, क्योंकि जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब किया है पाकिस्तान की बैटिंग, खासतौर पर जो हमारे सेकंड इनिंग के, और अगर हम थर्ड या फोर्थ इनिंग बात कर लें टेस्ट मैच की, हम दुनिया में इस वक्त सेकंड लास्ट नंबर पर हैं एवरेज के लिहाज से। दुनिया 44 में बैठी हुई है और हमारा 19 का भी एवरेज नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। आखिरी तकरीबन 2 साल में हमने 70 ओवर एक मरतबा खेले हैं। आसिफ साहब, ये अजीम सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको, ये उनके कल ट्वीट के स्टैट्स थे। कुछ मैंने निकाले हैं जो हमारी बैटिंग को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप देखें, मैं सबके लेकर ले आया हूँ और ये सब कोई एक भी स्टैंड आउट नहीं है। अगर आप बैटिंग की बात करें, इमामुल हक की आखिरी सेंचुरी 2022 में बनी हुई है, शान की सेंचुरी 2025 में, लेकिन एवरेज उनका 30 रन का है, जो समझ में नहीं आ रहा। बाबर की सेंचुरी 2022 की बनी हुई है। 2022 में नहीं थे ना वो। मैं बात करूं 2022 से, आसिफ साहब टेस्ट सेंचुरी उनकी भी नहीं है। सीधी बात जो है, सऊद शकील 2024 के बाद से उनकी भी एक सेंचुरी बनी है, मतलब 2 साल हो गए। लेकिन कितने टेस्ट खेले इस 2024 सर? इसमें तकरीबन हमारे टेस्ट मैच है, तकरीबन 8 से 9 टेस्ट मैचेस हैं। 6 होंगे ज्यादा, 8 से 9। देखिए, कोई भी नहीं बना रहा ना। एक होता है ना आपकी, तभी तो बैटिंग मुसलसल फेलियर का शिकार है। पॉइंट ये है सेंचुरी ना बनने का आसिफ, के कोई लंबी बैटिंग ही नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी लेकर टीम को लेके नहीं जा रहा, जैसे कि बांग्लादेश के बैट्समैनों ने किया। सलमान का टेस्ट एवरेज 39 तक ड्रॉप हो गया है। इमाम बैठे हैं 36 पर, शान बैठे हैं 30 पर। क्या ये एक वर्ल्ड क्लास टीमों के टॉप ऑर्डर के बैटिंग एवरेजेस शायान शान है?
आप अंदाजा लगाएं। 2024 से सलमान की सेंचुरी नहीं है, रिजवान का बैटिंग एवरेज भी 39 पे ड्रॉप हो गया है, उनका 2024 से कोई सबके सब जिम्मेदार हैं, सबके सब सर जिम्मेदार हैं। और बॉलर्स पे भी जल्दी से बात बॉलर्स में बात कर लेता हूं, इसमें अगर आप इसमें रिफ्लेक्शन भी आपकी आई एम श्योर कि जो रैंकिंग है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो नाहिद राना 3 टेस्ट मैचेस में 2 मरतबा अपनी स्पेल से मैच जितवा देता है, पर हमारे फास्ट बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई स्पेल कर ही नहीं पा रहे। एक तो स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड आप सबकी 135 पर आ गई हुई है, वो लड़का नाहिद राना 145 से ऊपर गेंदे कर रहा है, तस्कीन का 140 का एवरेज है, शरीफुल इस्लाम जो शायद अगला टेस्ट मैच खेलेगा, अगेन एक ग्रीन विकेट तैयार पड़ी हुई है सेलेक्ट के अंदर, कि वो थोड़ी सपोर्टिंग विकेट होगी वहां पर सुना है कि तो आप मैं समझता हूं कि कलेक्टिव फेलियर है इसमें। शान की कैप्टनसी भी जरूर आएगी, जब आप देखें जीतते हैं तो क्रेडिट भी आपका 15 टेस्ट में 15 फिर 11 टेस्ट, और अगेन अभी तक वो एज अ टेस्ट प्लेयर सेटल ही नहीं हो पाए हैं, 30 रन की एवरेज है, तो बिग क्वेश्चन मार्क ऑन होल थिंग्स राइट नाउ। तनवीर इन्होंने अच्छा अहाता कर दिया। अब इसको अगर 1 बाय 1 आप देखें कि अगला टेस्ट होगा सिलेट में, सिलेट की पिच इन्होंने बताया कि ग्रीन है, तो इस हवाले से क्या तब्दीली मैं आपको बताऊं, करनी चाहिए? पहले तो मैं विकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। देखिए ये हमने सोचने पे मजबूर किया है बांग्लादेश को कि वो हमारे अगेंस्ट घास वाली पिचेस बनाए। मतलब इतनी हिम्मत आ गई है बांग्लादेश के अंदर कि हमारे अगेंस्ट वो ये फैसला कर रहे हैं कि यार ग्रास वाली पिचेस बना दो। कोई इतना फर्क नहीं है रैंक में, 6 नंबर पे आप खड़े हैं, 9 पे वो खड़े हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हम पाकिस्तान में इनसे 2 मैचेस की सीरीज हारे थे ना, उन्होंने वहां से अंदाजा लगाया कि यार इनको घास वाली पिचेस पे प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम जीते। तो वहां से उन्होंने सोचा कि नहीं यार अब हमारे मुल्क में कंडीशन ऐसी हो जब अब हम इनसे खेलेंगे तो घास वाली पिचेस हम बनाएंगे। इन ये टेक्निकल इनमें मसले मसाइल हैं, क्योंकि वहां पे तो पाकिस्तान में जब खेले तो प्रॉब्लम्स ही हुई है, टेक्निकल मसले मसाइल हुए जिसकी वजह से वो जीते। दूसरी चीज देखिए, नाहिद राना का जो पेस है वो एक्सेप्शनल पेस है, ठीक है, उसको हम 135-130 से नहीं मिला सकते। मैं सिर्फ एक चीज इन लड़कों को ये समझाना चाहता हूं, या अपने कोचिस को जो काम कर रहे हैं इनके ऊपर, इनको ये समझाना चाहता हूं कि जिस बॉलर का पेस 125 से लेकर 130 तक होता है, जब तक उसके स्किल्स लेवल नहीं अच्छे होंगे वो नहीं आउट कर सकता। उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर आपका फास्टेस्ट बॉल 135 पे जाता है, हालांकि 135 का बॉल का पेस इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जो 135 का बॉल होता है उसके लिए जो आप एयर में स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग अगर आपने रिसीव कर गए तो कर गए, पहली बात बहुत मुश्किल होती है इस पेस पे, रिवर्स स्विंग पे रिसीव कर ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास सीम नहीं करने का पता आपको, बॉल सीम, सीम क्या होता है? पिच पे लगने के बाद जो कट होता है, ये एक आर्ट है, ये आपको सीखना पड़ता है। 125 से लेकर 135 तक के बॉलर की जो पेस है उसका जब तक सीम नहीं होगा बॉल, इस पेस को बैट्समैन इजी मैनेज करेगा, ना वो रिवर्स स्विंग पे आउट कर सकता है ना कुछ। और आप दुनिया के जितने भी बॉलर्स देख लें, जितने टॉप क्लास बॉलर्स हैं जिनके पेस 125 से 135 के अंदर है ना, सबको उठा के देख लें, सबके बॉल सीम होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सबके बॉल सीम होते हैं। जेम्स एंडरसन एक मिसाल है, देखिए जेम्स एंडरसन, इतनी तेज गेंद जेम्स एंडरसन देख लें, फ्लेंडर देख लें, आसिफ देख लें, शॉन पॉलक देख लें, रबादा तेज है, शॉन पॉलक आप देख लें कंसिस्टेंटली, शामी आप देख लें, ठीक है, सिराज को आप देख लें। दुनिया के जितने, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है ना इन चीजों का, ठीक है, मुझे देखने की जरूरत नहीं। दुनिया का कोई भी बॉलर 125 से 135 जिसका बॉल पिच पे लगने के बाद कट होगा, ठीक है, वो टॉप क्लास का बॉलर होगा, वरना नहीं। हमारा शाहीन और जो हसन अली है, इनका पेस इतना है, लेकिन इन्होंने कट करना सीखा ही नहीं है, वो इन फिंगर से होता है, वो प्रैक्टिस होती है। फिंगर से आप कट करोगे नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैसी आएगी? लंबी बॉलिंग करेंगे, फर्स्ट क्लास में करेंगे तो शायद बेहतर हो। ये तनवीर ने बॉलिंग पर्सपेक्टिव दिया। वसीम, आप ओवरऑल बताइए, कल शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा कि हम 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन नाहिद राना और शरफुल तो अभी PSL खेल कर गए थे, मतलब वो T20 से शिफ्ट कर लेते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। हम ये मान नहीं रहे कि हमारी टीम पीछे रह गई है कहीं। वसीम देखिए, हम अक्सर एक जो गिला रहता है ना हमें कि हम सीख क्यों नहीं रहे, कि हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं सीख के। अब सीखने का जो मरहला स्टार्ट कहाँ से होता है,
उसमें जो पहला वर्ड ही है ना वो एक्सेप्टेंस का है कि आप अपनी पहले मान लें कि भाई हमसे गलतियां हुई हैं या हमें बेहतरी की गुंजाइश है, हमें बेहतर करना है। तो वो तो बेहतरी तब आएगी ना जब आप एक्सेप्टेंस आएगी कि ठीक है वी नीड टू इम्प्रूव। अगर हम इसी तरह कहते रहेंगे कि 6 महीने बाद मैच है, इस साल भी आपके 5-6 टेस्ट मैचेज है ना, फिर ठीक है आप वो भी हार जाए, ठीक है जब 15 मैचेज होंगे फिर हम जीतना शुरू करेंगे। तो ये तो आपके पास गिवन सिनारियो आपके सामने है, आपने वो मैच जीतने के लिए खेलना है, वो मैच आपने सीरीज जीतने के लिए आपने खेलनी है। और अब तो ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, आपको हर मैच की इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ठीक है। एक तो गम है हमें बांग्लादेश से हम हार रहे हैं, लेकिन उधर साइड अगर हम कहते हैं हमने फाइनल भी खेलना है, हमारी नजरें फाइनल के ऊपर है, तो पहले बांग्लादेश को तो हम हरा लेना, आगे चल के तो उससे तगड़ी टीमों से आपने खेलना है ना। देखिए अब ये तनवीर भी बात कर रहे हैं ना कि वो बेसिक एक चीज है कि बॉलर के पास बॉलिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर उसके पास बॉलिंग स्किल्स नहीं है तो वो 150 पे भी बॉल करेगा, वो आउट नहीं कर सकेगा। और अगर स्किल्स हैं तो 130 पे भी आउट करके आपको दे देगा। और स्किल्स बेसिक क्या है जो सारा एक्सप्लेन कर दिया अभी तनवीर ने कि यार बॉल सीम के ऊपर आपका गिरे तो सही, आपका कंट्रोल तो इतना हो, आप पूरा एक स्पेल एक जगह करने की आप में सलाहियत तो हो। तो ये चीजें हम मिस कर रहे हैं। अब वो मसला ये ना कि ऑन ड्यूटी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तीसरा खत्म हुई अब जाएंगे एडजस्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट जितनी देर में हम करेंगे इतनी देर में आपकी सीरीज खत्म हो जानी है। तो हमें प्रायोरिटीज को चेंज करना होगा कि यार ये हमारी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं, तो जो रेड बॉल के कैंप्स वगैरह हैं उनको थोड़ा और आप जल्दी कर लें। मेक श्योर करें कि आपके लड़के जो डोमेस्टिक रेड बॉल चल रही है वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, उसमें जो मिसिंग है। मतलब हमारे साथ शान खेला था, मैंने उससे पूछा था भाई तुम्हारे 2 लड़के क्यों नहीं खेल रहे हैं, हमारे साथ ही मैच था शान का, और उसने मुझे आगे से बस ऐसे कहता है आई डोंट नो। मैंने कहा आई थिंक कि आप लोगों को इस पर थोड़ा भी लायमल बनाना होगा भाई कि डोमेस्टिक चल रही है, आपकी टेस्ट सीरीज आगे आने वाली है, तो वो लड़के जो व्हाइट बॉल भी नहीं खेलते हैं वो डोमेस्टिक भी अगर नहीं खेलेंगे तो फिर उनकी प्रिपरेशन। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। देखिए आप भी चीफ सिलेक्टर रहे, ठीक है, आप भी जब टीम सेलेक्ट करते थे, ठीक है, आप भी डिफरेंट डोमेस्टिक के कोचेज प्लेयर्स इनके साथ उठे बैठे गपशप हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने ये आपसे डिस्कस किया होगा या कितने लोगों ने ये बोला होगा चलो यार वसीम ग्राउंड चलते हैं, फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा होगा, हम सिर्फ जाके नए बॉल के बॉलर्स देखते हैं चल के कि यार नया बॉल का बॉल कौन करने वाला है। कभी ये चीजें किसी ने डिस्कस की हैं प्रॉपर तरीके से, सही मतलब उससे कि नहीं यार हमने नया बॉल के बॉलर निकालने? ज्यादातर तो यही होता है कि यार 150 वाला चाहिए, 145 वाला चाहिए। देखिए इस टाइम की जब आप बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे तो सिलेक्शन कमेटी में सारे कोचेस थे, तो सिलेक्टर्स हमेशा ग्राउंड के अंदर होते थे, मैं भी होता था और 2 सिलेक्टर्स आपके हर मैच के अंदर होते थे। और वो इसलिए वो बहुत वो यूजफुल वो चीज थी कि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसी टाइम आ रही है। जब मीटिंग भी होती थी तो वो अपने अपने लड़के या ऑपोजिशन, मेरा ज्यादा ये होता था कि जो 2 कोचेस जिनका मैच हुआ है, जो उसके ऑपोजिशन वाला कोच है ना वो उसके बारे में बात करेगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपनी टीम का थोड़ा सा आपके अंदर वो सॉफ्ट आ जाता है कि यार चले ये मेरी टीम का, तो इसकी अगर हम बात करें तो वो पूरा एक सिलसिला चलता था। देखिए आपने आइडेंटिफाई उस टाइम पे नए बॉल का इश्यू बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि नसीम शाह और शाहीन उस टाइम पीक पे थे मैं कहूँगा। वो जब ये इंजर्ड हुए तब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। इसी तरह हसन अली ने जब कम बैक किया, उसने साउथ अफ्रीका का पहली टेस्ट आपको जिताया, उसके बाद परफॉर्मेंस उसकी आती रही आपकी। तो जब हमने नसीम शाह गायब हुए हैं, जब से शाहीन शाह फरीदी तो इंजरी का शिकार हुए, उसके बाद मोहम्मद अली को इसी बेस के ऊपर लाया गया था कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। दानी को लेके आए कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, बॉलिंग वो अच्छी कर रहा था, तो इस तरीके से चीजों को वो किया गया था। आबिश खान को हमने इसलिए जिम्बाब्वे भी भेजा था कि वो स्किलफुल बॉलर है। अब उसमें देखिए अब जो सिचुएशन आ गई है ना कि अब हम उस टाइम तो मेरा जो थोड़ा सा फोकस था कि पेस के स्किल वाले हैं हमारे पास ना, तो हमें थोड़ी सी ना पेस वाले बॉलर्स भी चाहिए होंगे जो कि डोमेस्टिक में उतने नहीं थे, रेड बॉल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी इतनी। तो इसलिए हारिस रऊफ को थोड़ा फास्ट ट्रैक किया, उसको डोमेस्टिक खिलाई, उसको लेके आए, वसीम जूनियर फॉर द परफॉर्मर उसको लेके आए। लेकिन वो सारे प्लान आगे पीछे हो गए ना कि एकदम वो कितर बितर चीजें होगी और एंड में आपके पास अब कोई सा वो बचा नहीं है। लेकिन स्टिल आई थिंक आप डोमेस्टिक में जाएं आपको नजर आएंगे बॉलर, यार पीएसएल में आपको नजर नहीं आया बॉलर कि इस्माइल कैसी बॉलिंग कर रहा था नए बॉल के साथ, जो ओव लड़के खेले हैं तो वो 4 डे खेल के आए हुए थे। अब मुझे आप ये चीज बताएंगे, पूरी दुनिया में जितनी लीगें चल रही हैं आप देख लें उसमें कि जो टॉप पे बॉलर जा रहे हैं ना वो सारे टेस्ट क्रिकेट वाले बॉलर्स हैं। ठीक है वसीम, आपने अगेन एंड अगेन प्रूव हो रहा है कि जो स्किलफुल बॉलर है
वो उस फॉर्मेट में भी कामयाब रह सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक का सीजन अभी जो हुआ था उसमें फास्ट बॉलर्स देखे गए थे, शाहिद अजीज है, नियाज है, साकिब है, अली रजा है, धानी ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की इस सीजन में, मोहम्मद अली ने बॉलिंग बड़ी बेहतर की थी इस सीजन में। नाम ले रहे हैं, इनको फौरन आप पाकिस्तान थोड़ी खिला सकते हो यार। पाकिस्तान नहीं खिला सकते, पाकिस्तान लेकिन तो शाहनवाज सिस्टम में तो दानी लेकर आओ ना। शाहनवाज ये दानी जो तो खेल पाकिस्तान सकता है ना। क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान किया इसमें कहीं पर भी डोमेस्टिक का कोई परफॉर्मर नहीं है। नहीं वो तो इस लिस्ट में कोई भी नहीं है। वो तो ये तो खैर वनडे के लिए लगी, वनडे के लिए वाइट बॉल के हिसाब से लगा है ठीक ना। है, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस की। दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शुरू होगा 15 मई से और पाकिस्तान की टीम सिलहट पहुंच चुकी है, आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी। गफार, अब ये दूसरा टेस्ट है, इसमें कौन आपकी तज्जिए के मुताबिक किसको आना चाहिए और किसको बाहर जाना चाहिए? देखिए, विकेट बज़ाहिर जो आज वहां पर मौजूद कुछ सहाफ़ी थे, कुछ हमारे पास भी पिक्चर मौसूल हुई, विकेट तो तकरीबन वैसे ही लग रहा है जैसा कि मीरपुर का था। लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे आपने बताया आज पहुंची है, कल जाके दोनों टीमें देखेंगी। बट जो कुछ सहाफ़ी वहां पर है जिनकी ज़ाहिर बात है कुछ क्रिएटर से बात हुई होगी या जहां वहां पे वो कवरेज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन थी, सपोर्टिंग विकेट है, यानी कि ये फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ मदद मिलेगी बट स्पिनर्स का भी रोल रहेगा। तो ये मिक्स विकेट है, ये बहुत ज्यादा इसको लेबल नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल में जो इतलात भी यही है और कुछ परफॉर्मेंसेज भी ये कहती हैं कि आप खुर्रम शहजाद और साजिद का जो है कमबैक अलॉन्ग विद बाबर आजम देख सकते हैं। तो ये 3 चेंजेस ऑन द कार्ड्स हैं, लेकिन इसका फैसला भारत टीम मैनेजमेंट देखिए कब करते हैं। कोई बाहर भी तो जाएंगे, 3 बाहर जो जाएंगे उसमें आपके हसन अली जो है वो जा सकते हैं, नुमान जो कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और बाबर आजम के मुतालिक जो उनके कमबैक पर है ये है एक इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क किसको आप करेंगे, क्योंकि जो अब्दुल्ला फजल हैं ओपनर के तौर पर तो खैर उन्होंने रन किए, लेकिन क्या इमाम की जगह शाम जा सकते हैं, ये एक कंसिडरेशन जरूर चल रही है। इस पर कोई हतमी अभी राय नहीं है मेरी इतला के मुताबिक। इसमें अभी आ जाएंगे बाबर टेस्ट मैच खेलेंगे क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म पाकिस्तान की बाबर 3 नंबर पे खेलते हैं ना टेस्ट मैच, बाबर नंबर 4 पे खेलते नंबर 4 पे खेलते हैं। अगर शान नंबर 3 पर है, अगर शान ओपन करेंगे और इमाम बाहर होंगे तो फिर बाबर नंबर 3 पे आ सकते हैं। अब अब्दुल्ला फजल को आप भेजते हैं, ये आपकी अपनी अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप करें, अजान अवैस भी है ना, नहीं वो तो ओपन करेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अजान अवैस ओपन कर लेगा, उसके साथ बाबर नंबर 4 पे ओपन कर लेगा, लेकिन अब्दुल्ला फजल तीसरे पे आ जाएगा, बाबर 4 पे आएगा। एक चीज आसिफ जो बड़ी काबिल गौर है, जो मेरी सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रही है, वो ये है कि जो शान मसूद की परफॉर्मेंस है एज अ टेस्ट कैप्टन, नाउ क्रिकेट बोर्ड इज वेरी अपसेट कि 15 मैचों में 11 आपके शिकस्तें हो गई हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड से अपसेट नहीं होना चाहिए शान मसूद को। क्रिकेट बोर्ड से 3 कोचेज आपने दे दिए, इतने सिलेक्शन कमेटी, तो भाई कोई क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तो इन चीजों का जवाब देना। मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ भाई, अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान अगर कोई ग्रैंड कमबैक करता है, हम जीत जाते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो शायद आपकी चीजें बरकरार रहेंगी। बट अगर यहाँ पर एक और शिकस्त होगी और जितना दबाव बना हुआ है, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, कैप्टन खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो वी माइट गेट अ न्यू टेस्ट कैप्टन फॉर द नेक्स्ट सीरीज, ये कंसिडरेशन में है। और इसके ऊपर हु विल बी दैट न्यू पर्सन? देखें, ऑब्वियस चॉइस आपके पास कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि बाबर आजम अगेन वो टेस्ट मैंने उनके रिकॉर्ड भी निकाले में, टेस्ट के रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं। आपने 20 में 10 टेस्ट जीते हैं, 6 उनके हारे हुए, लेकिन क्या इस मौके पे बाबर कप्तान बनना सही फैसला है, क्योंकि वो खुद कप्तानी छोड़ चुके हैं लिमिटेड ओवर्स की। बाबर को कप्तानी की ऑफर होती है अगर तो टेस्ट, और इवन नया टेस्ट हेड कोच भी, ये मैं खबर आपको दे दूं कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं। हेड कोच तो टेस्ट का नया आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये सरफराज अहमद तो टेम्परेरी थे और इससे पहले अजहर महमूद भी इंटरम थे, इससे पहले एक और इंटरम ना आ जाए। आकिब इंटरम, असल में वजह क्या है, इंटरम कोच अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको कोच की अपॉइंटमेंट के लिए इश्तिहार देना पड़ता है। आसिफ भाई, लास्ट टाइम भी हमने शो में बात की थी, किसने रोका इश्तिहार देने से? 6 महीने से आप इश्तिहार ही नहीं दे रहे हैं। देना, जो जिम्मेदार है। नहीं तो मुझे बात बताया ना, इंटरम कोच अगर आप रखते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर ये आपने सरफराज को रखा, ठीक है, अगर सरफराज की कोचिंग में ये अगर सीरीज जीत जाते तो फिर एड्स देने की क्या जरूरत थी? फिर आप बोलते इसी को कंटिन्यू रखो, इंटरम कोच आपका प्रॉपर हेड कोच हो जाता। ठीक है, बात सीधी ये है कि जो तरीकेकार है उस पर चलना चाहिए आपको, चाहे आप अगर आप किसी हेड कोच को लाना चाहते हैं, आप प्रॉपर एड्स दें, सब कुछ करें, उसकी क्वालिफिकेशन मांगे, जो उस पर आता है ठीक है आप उसको रख लें, चाहे आप अपना लोकल कोच रखना चाहते हैं, चाहे आप बाहर का कोच रखना चाहते हैं, ठीक है, तरीकेकार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बात ये है कि यार ये इंटरम कोच वगैरह ना, ये
पता है सालों में कभी एक दफा चीजें होती हैं, ये इस किस्म की चीजें सालों में एक दफा होती हैं। ठीक है, जिन मुल्कों में सिस्टम होता है ना, वहां पे सालों में एक दफा होगा, यार बहुत ही बड़ी मजबूरी हो गई, मसले मसाइल हो गए, कोच छोड़ के चला गया किसी वजह से, अब क्या करें हम, तो वहां पे आप इंटरम कोच एकदम से लेके आते हैं कि नहीं यार अभी फिलहाल अब हम एकदम से कैसे ऐड दें, हम किसको बुलाएं हम, ठीक है, कोई जिसको हम लाना चाहते हैं वो फ्री ही नहीं है, तो उस पे आप लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे तो हेड कोच भी इंटरम, तो फलाना एक बंदा कोच, फिर वो भी बार बार इंटरम बन जाता है, कभी वहां से कभी क्या बन जाता है। तो यार ये चीजें जो है ना, ये इस तरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात ये आपने बाबर आजम की बात की कि मेरे बस में हो, मैं अभी उसको ओडीआई का कप्तान बना दूं, अभी उसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दूं, उसकी मैं रीजन देता हूं, मैं फजूल में उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी वजह से उसको सपोर्ट प्लेयर भी तो कितना बड़ा नहीं, वो बात नहीं, लोग तो कहते हैं ना मैं वैसे ही सपोर्ट करता हूं, मैं किसी वजह से करता हूं भाई। T20 रन देखे अभी आपने, अब देखे मैं आपको दो मिसालें देता हूं। जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, अभी फिलहाल ये चीजें छोड़ दें कि वर्ल्ड कप जीते हारे, वो उसको साइड पे कर दें, अभी उसकी कप्तानी में हम पहुंचे भी, सब जगह पहुंचे, क्या उसकी परफॉर्मेंस उसकी कप्तानी में अच्छी नहीं थी? तीनों फॉर्मेट में उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, अच्छी थी। अच्छा, क्या पीएसएल में कप्तान था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? अभी ठीक है, अच्छी थी, पीएसएल का तो टॉप परफॉर्मर। ये लोगों को समझने की जरूरत है। उसको आप कप्तानी दें, वो अपने ऊपर लेके चलता है, वो अपने ऊपर लेके चलता है, अपनी पूरी बैटिंग को अपने शोल्डर्स पे लेके चलता है, उसको वो जिम्मेदारी लेता है कि यार मैं इस वक्त कप्तान हूं, मैंने करना है सब कुछ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी फॉर्म वापस आए, अगर आप ये चाहते हैं कि टीम बननी चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं लोगों की ना बड़ी सुनता था कि यार टेस्ट जो है ना वो कप्तान पावरफुल नहीं होना चाहिए। क्या हमारे जितने भी लेजेंड्स रह चुके एक्स क्रिकेटर्स, क्या वो पावरफुल नहीं थे? क्या वो अपनी मर्जी से कप्तानी नहीं करते थे? नहीं करते थे, नहीं कप्तानी नहीं करते थे, टाइटल नहीं भाई, कप्तानी नहीं करते थे, नहीं करते थे। क्या इमरान खान जब कप्तानी करते थे, क्या वो पावरफुल कप्तान नहीं थे? सब अपनी मर्जी से सब कप्तानी करते थे वो। बिल्कुल, यूनुस खान जब क्या सारे कप्तानी सबका अपनी, देखो कप्तान दुनिया का कोई भी वो पावरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रस्से के अंदर मैंने लेके जाना है, हारना है तो मुझे गालियां पड़नी और मेरी वाह होनी। ठीक है, जब बाबर आजम पावरफुल बनता जा रहा था तो क्यों लोगों को तकलीफ हुई? उसको बोला गया ये सुंदानी किसा दी, ए अपनी चलांदा, ए फलाना, ए ये वो। जब एक टीम बनती चली, अब यही लोग जो उसके खिलाफ थे, यही लोग अब बैठ के ये कहते हैं कि यार वो जरा टाइम ना वो सही चल रहा था। उसके बाद से देख लें आपने टीम का हाल क्या किया है। एक कप्तान चल रहा था, अब चलाते रहते उसको, दोस्ती यारी के इल्जामात लगा के पता नहीं क्या, वो सारे दोस्त टीम में आ गए, आपने उसको खराब किया, रिजवान को खराब किया। तो भाई जब एक बंदा आता है उसको चलने दें। और मेरी रिक्वेस्ट है अपने लोगों से, ठीक है, जो भी क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, जो भी आते हैं, वो भाई जब आप आते हैं आप सिस्टम को चेंज मत किया करें। जो कप्तान उस टाइम होता है उसको चलने दें, जो हेड कोच होता है उसको चलने दें। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपको कप्तान चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शान मसूद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप अगर वनडे का कप्तान चेंज करते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ये कप्तानी की बातें हो गई, ये टेस्ट मैच की बातें हो गई। अब दूसरे टेस्ट से पहले हमारा प्रोग्राम तो गालिबन नहीं होगा, लेकिन हम उस पर बात करते रहेंगे अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से, जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म से। अब अंडर 19 का एनसीए ने वसीम एक कैंप अनाउंस किया है आज ही, एक हफ्ते का कैंप है और इसमें वाइट बॉल के तमाम ही परफॉर्मर्स मौजूद हैं। परफॉर्मर नहीं है आजकल, ये लिस्ट है आपके सामने वसीम, ये देख लें। इसमें माँ सदाकत भी नज़र आ रहे हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, नाफे हैं, उन्नैन शाह हैं और फैसल अकरम हैं, और यंगस्टर्स भी हैं और साथ साथ एक्सपीरियंस लड़के भी हैं। शहजादा फरहान हैं, शादाब हैं, सुफियान मुकीम है, उस्मान खान है। ये साइम अयूब नज़र नहीं आ रहे इसमें, बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट फॉर्म, और व्हाट इज़ द रीज़न? आई थिंक इसमें जो लड़के ग्रेड 2 खेल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, ऑब्वियसली आज स्टार्ट हुए हैं उसके मैचेस, कल से स्टार्ट हुए हैं, वो लड़के शायद समीर मनास भी वो खेल रहे हैं, साइम भी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक वगैरह, हसन नवाज भी शायद वो खेल रहे हैं। तो शायद इस वजह से वो इस कैंप का हिस्सा नहीं है, तो क्योंकि मेरे को क्लैरिफिकेशन की पड़ी तो नहीं है, लेकिन हम एज्यूमिंग के यही वजह हो सकती है कि वो कैंप में ना हो। हालांकि इसमें से कुछ लड़के टेस्टी में होने चाहिए थे आपके। वसीम मैं बात काटूंगा, अबरार अहमद का इसमें नाम है, अबरार पोर्ट कासिम से खेल रहे हैं अभी ग्रेड 2। आसिफ, इसमें मैं एक एडिशन कर दूं, साइम अयूब के ऊपर चूंकि काफी बात हो रही है ना, आई रीचेक विद द बोर्ड, उन्होंने कहा जी जो नहीं सिलेक्ट होगा शायद उसी लिए वो टीम में नहीं है। अगर साइम
प्लान में शामिल होती है तो वो स्कैम का हिस्सा होते हैं। पीसीबी ही इज एक्चुअली ड्रॉप फ्रॉम द ओडीआई। पीसीबी ने ये बात बतानी ही चाहिए ना पीसीबी उसको अब बताएं, लेकिन मैंने रीचेक किया, मैं कहा साइम अयूब क्यों नहीं है, तो ये रीजन है। वसीम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कीजिए आप। तो बेसिकली वो ड्रॉप हो गए ना, फिर नहीं है, ड्रॉप हो जाती कि वो आगे भी नहीं होंगे। तो बाकियों को तो मुझे इतना नहीं है। आई थिंक हसन नवाज, आई थिंक उसकी जरूरत है पाकिस्तान टीम को, उसको होना चाहिए था इस कैंप के अंदर भी आगे चल के। तो वो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा कि उसको नहीं कंसिडर किया गया है। अब बात करते हैं कैंप की। देखिए हमने रेड बॉल का भी कैंप किया था बांग्लादेश जाने से पहले। अब इसके अंदर जो देखें, जो चीजें मुझे नजर आ रही है ना, कि हमने उस रेड बॉल के कैंप में हमने सिर्फ फोकस रखा जी कि तेज बॉलिंग है, नाइस राना है, इबादत है वहां पे, और उन्होंने घास वाली पिचें बना देनी है, बाउंसरे मारेंगे। वो हमने पूरी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर ली। आउट हम 7 स्पिनर से हो गए, तो हमने स्पिन की प्रिपरेशन ही कोई नहीं की हुई थी, क्योंकि वो T20 वाले मोड से ही हम T20 में खेले। वो रिजल्ट आपके सामने है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा कैंप के अंदर भी सारे सिनारियोज को आप कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब स्क्वाड भी आप बनाते हैं कि आप देखिए, हमने एक पेस ऑलराउंडर भेज दिया है, हमें स्पिन ऑलराउंडर भी भेजना चाहिए था ना बांग्लादेश टेस्ट मैचेस के लिए। क्योंकि मेरे ख्याल में देखिए अगले मैच से पहले कि हमें अपनी बॉलिंग फिक्स करनी है, चाहे बाबर को ले आए, जिस मर्जी को ले आए, आखिरी इनिंग्स में 300 रन चेज करने आप होंगे नहीं होंगे आपसे, वो किसी से भी नहीं होते। इज द टफेस्ट जॉब इन द फोर्थ इनिंग के आप 250-300 रन चेज करें। वो एक दफा होता है, यू नो, एक दहाई के अंदर आपको नजर आएगा 1-2 दफा होते हुए। वो वी नीड टू फिक्स अवर बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाने होंगे हमें, कि हमें, मेरे ख्याल में आई थिंक नीड टू को, अगर इसी तरह का पिच है 2 स्पिनर खेलने चाहिए और साथ में आप खिलाएं, 2 पेसर खिलाएं, 1 ऑलराउंडर आप खिलाएं। के बाद बात आ जाता है तो आपकी बैटिंग भी छठे सातवें पे चली जाती है, आपके पास बॉलिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमसे 20 विकेटें नहीं ली जा रही हैं। जब हम लेते हैं तब तक 800 रन वो बन जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कैंप वाला जो है ये अच्छा है इसमें। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि प्रिपरेशन सारे सिनारियोज के अंदर रख के की जाए। और आई थिंक इसके अंदर कुछ हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर के, जिनको शायद ऐड होना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। गफार, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है वनडे के लिए, उसने भी बड़े लड़के, मतलब उनके भी परफॉर्मेंस नहीं है। हेजलवुड उसमें नहीं है, उसमें और भी तीनों फास्ट बॉलर, हाँ तीनों फास्ट बॉलर नहीं है। तो उसके हिसाब से सीरीज तो होगी अच्छी। मतलब पाकिस्तान भी अगर यंगस्टर्स को मौका दे दे तो क्या जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तो जो फैसला किया वो तो वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्योंकि वो तो बांग्लादेश भी अपने मेन बॉलर नहीं लेके जा रहे। ट्रेविस हेड T20 में इसलिए आएंगे क्योंकि बहरहाल वो जो भारत में लीग हो रही है वो खेल रहे हैं और उनकी कमिटमेंट वहां मौजूद है। अब ये तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की कॉल है, लेकिन आप सही बात कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही फास्ट बॉलर भेज रहा है, जो नए फास्ट बॉलर्स हैं। अब हमारे यहाँ तो खैर ट्रांजिशन पता नहीं कब से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारी वनडे की रैंकिंग जरूर चौथी है, लेकिन हमारी को वनडे की स्टैंडिंग नहीं है कि हमने को बहुत बड़े टूर्नामेंट लास्ट को 4-5 साल में जीता हो। सो आपको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। और जहां तक बात है साइम अयूब की, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि अगेन आसिफ भाई, आपको याद होगा कि मैंने खुशदिल शाह के ऊपर भी ये बात की थी कि वो T20 की परफॉर्मेंस पर वनडे से बाहर हुए। अब साइम की 17 मैचों में मैंने इन पे बहुत क्रिटिसिज्म किया कि उनकी T20 में PSL में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट 17 मैचों में 3 सेंचुरियां, 3 मैन ऑफ द मैच, 2 मैन ऑफ द सीरीज, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट फॉर्म है, लेकिन फॉर्मेट के ऊपर मेरी ये राय है कि अगर आपने किसी को चेक करना था तो आप चेक कर लेते, मे बी कि आप उसको कैंप में बुला के चेक करते हैं, फेयर इनफ। कैंप के अंदर उसको आके देखते, अगर वो वाकई निक में नहीं लग रहा आपको तो यू कैन ड्रॉप इन। नाराज तो नहीं है, देखिए मैं आपको में उनसे कोई कुछ तो ऐसा कर दिया हो जिससे क्रिकेट बोर्ड साइम अयूब से नहीं यार, नहीं हमारा मसला पता है क्या है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने इसको बहुत सपोर्ट किया। वनडे की कैसी परफॉर्मेंस है साइम अयूब की, वनडे की बेहतरीन। तो फिर हमारा मसला है ना, हम एक फॉर्मेट को उठा के दूसरे फॉर्मेट से क्यों मिला देते हैं। कहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा था वो, तो T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था। 70 उसके मैच हो गए, कुछ नहीं कर रहा। हम लोग यहां बैठ के जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, हमारे किसी के मुंह से ये सुना कि आप उसको वनडे से फारिग कर दें? किसी ने बोला अभी तक? नहीं बोला। पर T20 की परफॉर्मेंस नहीं है ना यार, लिस्ट है फॉर्मेट के हिसाब से चले, गलत है। साइम अयूब का नाम होना चाहिए था, आकिब है, दानियाल है, सर साइम अयूब का यहाँ पे नाम होना चाहिए था। अगर आप वनडे में उसको नहीं लेके जाते तो ये गलत है, वो वनडे का कंसीडर होना चाहिए क्योंकि उसकी वनडे की परफॉर्मेंस है। हम तो T20 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी फास्ट बॉलर्स की बात हो रही थी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इन तीनों फास्ट बॉलर्स को इस वजह से रेस्ट करवाया है क्योंकि मुझे नहीं लगता अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये हमें इतने ज्यादा तीनों नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इनको रखा हुआ सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए, एशेज वगैरह सब, उनकी प्लान कुछ और है। अच्छा, वो क्यों अब ये अपने यंग फास्ट बॉलर्स भेज रहे हैं? उनके ये जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने नाम बना लिया अपना परफॉर्म कर करके, भाई बड़ी रेपुटेशन बनाई है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेल के,
ठीक है, या तीनों फॉर्मेट खेल के। एक टाइम आता है कि आप तीनों फॉर्मेट में से छोड़ के, उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि नहीं, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत जान लगती है, अब इनकी एज होती जा रही है, ठीक है, तीनों फास्ट बॉलर, इसमें अगर बॉलैंड, इसमें हम बॉलैंड को भी डालें, वो भी 36-37 साल के हो चुके हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में जो खेलते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में जो जिसकी एज होती है वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता। हमारा मसला ये है, हमारा जो सीनियर है वो अभी तक जूनियर ही है, सीनियर अभी तक हमारा जूनियर ही है। वो किस वजह से जूनियर है? वो तो अभी तक सीख रहा है। हमारा सीनियर क्या उस लेवल की परफॉर्मेंसेस दे चुका है कि हम बोले नहीं यार सीनियर को रेस्ट करवा दें, जूनियर को टीम में लेके आ जाएं? हमारा तो सीनियर भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। कितनी दफा हारिस आ गया टेस्ट में, हसन अली आ गया, शाहीन बाहर हो जाता है, नसीम आ जाता है, फलाना आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो आपका तो कोई सीनियर भी सेट नहीं हो पा रहा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है, उनमें क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। इसमें एक फास्ट बॉलर मैं देख रहा हूं, आकिब जावेद, ठीक है, क्या कसूर था भाई इसका? न्यूजीलैंड के टूर पे जा गया था, अच्छी बली इसने बॉलिंग की, क्या बातें शुरू होगी, वो जंप बहुत ज्यादा है, अनफिट हो जाएगा। भाई आपको क्या पता है, क्या जंप लेने वाले अनफिट हो जाते हैं? किसने बोला? मुझे लिख के बता दो। यहां पे दुनिया के बड़े कोच को चैलेंज करता हूं, कोई कहता है कि मतलब जंप लेने वाला अनफिट हो जाता है। हिस्ट्री में ज़हीर खान फजूल किस्म की बातें करते हैं हमारे लोग। उसने पीएसएल खेला है, बड़ा अच्छा सर। मैं क्या हुआ? अच्छा सुने, पीएसएल खेला, डोमेस्टिक खेला, मैं वही कह रहा हूं, बीपीएल भी खेला, सब कुछ खेला, सब कुछ खेला, एक डोमेस्टिक, सब कुछ खेला, एक डोमेस्टिक, सब कुछ खेला, उसी जंप के साथ खेल रहा है हर जगह पे। ये ना किसी ने कभी बल्ला पकड़ा, ना कभी किसी ने क्रिकेट खेली, बैठ के आके बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। एनालिस्ट की बात, एनालिस्ट पता नहीं कौन कौन आके सोशल मीडिया के, हाँ कुछ हैं ये 2 4 6 क्रिकेटर भी और आपके दोस्त यार वगैरह भी हैं, वो वर्ड नहीं बोलूंगा जो जिससे आप नाराज हो। बोले यार, बोले मतलब ये नहीं आके क्रिकेट पे, अबे भाई तुम्हारा काम नहीं है, नहीं आओ तुम क्रिकेट पे बात करो भाई। वो जी जंप उसका ज्यादा है, उसका रनअप सही नहीं है, तुम्हें क्या पता है यार तुम लोगों को, ठीक है। मुझे जंप लेनी, उसकी क्रिकेट खराब करा दी यार, मुझे जंप लेनी। अच्छा उसके बाद मुझे आसिफ अभी आपने जो लिस्ट लगाई हुई है ना सामने व्हाइट बॉल पर, इसके अंदर आप देखेंगे आपको ये सारे परफॉर्मेंस के ऊपर नजर आ रही हैं चीजें। जितने लड़के पिक हुए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारे कहीं ना कहीं परफॉर्म करके आए हुए हैं? ये देखें, इनमें एक हसन नवाज नहीं है मेरे ख्याल में, वो भी गलत है यार। हसन नवाज भी होना चाहिए। हसन नवाज का काम नहीं, इसमें जो लड़के हैं बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, व्हाइट बॉल के अंदर भी नहीं है। ये क्या है कि वो मैच मुझ कराने होंगे तो आपने 2 टीमें बनाने के चक्कर में ना वो लड़के ऐसे ही, हाँ ठीक कह रहे हैं। साद मसूद की थोड़ी हारिस रोल पर नसीम शाह दोबारा आ गया, सीख जाएंगे कैम में, अच्छा 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 वसीम मुझे आप ये बताएं, ये किन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं ये लड़के? ये किन्होंने सिलेक्ट किए हैं? कमेटी, एक मिनट, एनसीए, आकिब सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद का इसमें होगा हाथ, क्योंकि वो एनसीए के है। नहीं, इस सिलेक्टर्स होंगे ना। जो थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि मतलब एक ना ब्रेकिंग न्यूज होती है बाकी दुनिया में, जब कोई कैप्टन चेंज होता है, हेड कोच चेंज होता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद या 2-3 साल बाद आपको वो चीजें नजर आती हैं। हमारा तो रोज का काम है ना, आज उसको लगा दिया, कल उसको लगा दिया, ये है मसला, है ना। असल वो मसला पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे आकिब जावेद ने शफीक किया कि वो उधर के उधर ही है, मतलब वो चली जा रहे हैं, आपके कंसिस्टेंट टीम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आगे पीछे आपकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो जो कंसिस्टेंसी आपको हर तरफ को लाने की जरूरत है ना, कि आपको पता हो कि ये आपका चीफ सिलेक्टर है, इसके पास इतना टेन्योर है। देखिए वो सिलेक्शन में ये चीजें जो मुझे लग रही है ना कि इसके अंदर तो मुझे लगता है कि वही 2 टीमें बनाई गई है ताकि मैचेस हमारे आराम से हो सकें। ठीक है, चलें वसीम भाई, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कर दूं कि ये जो कराची की एकेडमी है, इसके इंचार्ज हैं असद शफीक साहब, और वो हैं बैटिंग कोच पाकिस्तान की टीम के। तो खुदारा ये भी ना करें, एक आदमी इतनी सेंसिटिव पोस्ट से बैठा, और वो सिलेक्टर भी हैं, ही इज ऑल्सो सिलेक्टर, वुमेन सिलेक्टर भी हैं। एक ब्रेक लेता हूँ इस बात पे। एक मतलब फिर खुशामदेद प्रोग्राम में अब आता हूँ मैं आजकल की बड़ी सबसे बड़ी खबर की तरफ जानिब, जो पाकिस्तान की वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दी पहले T20 में, आउट राइटली हराया। सही है, मानते हैं हम कि उनका रैंक 16 है, आपका रैंक 8 है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से खेला, वफार आप भी मौजूद थे स्टेडियम में, आपने देखा जिस तरह से खेला, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए। इंप्रूवमेंट बैटिंग में इसलिए दिखाई दे रही है कि आप 237 रन कर दें और आपका प्रीवियस हाईएस्ट 181 था ओवरऑल। और मैंने तो कभी ट्वीट भी किया, पता इसके कंपैरिजन नहीं बनता। आयशा जफर से हमने सवाल, आप और मैं मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर उन्होंने कहा फौरन से कहा हमारी भी पीएसएल होनी चाहिए। आई थिंक बहुत सही डिमांड है, क्योंकि आप देखें कि अगेन मुझे लगता है तनवीर भाई और वसीम भाई तो इसको यार लाइक नहीं करेंगे आप स्टैट को, 232 हमारे मेंस का हाईएस्ट टोटल है।
हमारी वुमेन 237 करके, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा बट मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन ही तो कर रहे हो। नहीं, एटलीस्ट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिन हालात में लड़कियां खेल रही हैं, जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, उस लिहाज से एक अचीवमेंट है, इसको हाईलाइट होना चाहिए। एक लेजेंड है, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है, इंडिया से उनका ताल्लुक है, मिथाली राज। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आपका फेवरेट मर्द क्रिकेटर कौन है, तो उसने बोला मर्द क्रिकेटर से आप ये पूछते हैं कि उनका कौन है खवातीन क्रिकेटर, तो मुझसे ये सवाल ना किया कर। मैं सिर्फ तो ये लोगों को बता रहा हूं कि 237 आसिफ भाई जो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको अप्रिशिएट करने के लिए कह रहा हूं कि हमें अब उनकी क्रिकेट को अप्रिशिएट भी करना है। साथ पीएसएल की डिमांड बिल्कुल ठीक है, वुमेन्स पीएसएल क्यों नहीं हो रही हमारे यहाँ? 11 पीएसएल के सेशन हो गए सर, मेंस के, वुमेन्स के स्टार्ट होने चाहिए, तभी हमारे पास टैलेंट निकलेगा ना। कल बने हैं जी, जो इतने रिकॉर्ड हैं आसिफ भाई के, सेकंड वनडे से लेकर T20 तक तकरीबन 20 रिकॉर्ड हम बना चुके हैं अपने। मतलब इतने शानदार रिकॉर्ड बने। मोस्ट बाउंड्रीज बाय पाकिस्तानी बैटर आयशा जफर ने 147 बॉल पे सर 100 किया है। यार आप ये जो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे शो में चीफ सिलेक्टर बैठे हुए हैं, हेड कोच बैठे हैं विमेंस के, जिन्होंने क्वालिफाई कराया वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब उनकी मेहनत नहीं है इसके अंदर। वो क्वालिफाई नहीं हुए ना फिर कोचिंग के लिए आगे। वसीम भाई नहीं तो क्वालिफाई क्या मतलब, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, दोबारा आगे क्वालिफाई नहीं किया। वसीम साहब इससे पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं, उनको नहीं रखना था तो नहीं रखा। जी वसीम, ये तो मेंस के साथ भी यही होता है ना कि 3 कोचेज 1 साल के अंदर, तो वुमेन के साथ भी ऐसे हुए। जी वसीम भाई आप बताएं। वो डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर कभी बताऊंगा कि असल वजह क्या थी। बहरहाल देखें, एक चीज तो तय होगी ना, भी गफार ने बता दिया हमें कि यार मेंस का इतना आप सुने आप अभी कह रहे मैं बताऊंगा, आप हमारे साथ 1 महीना बैठे रहे, आपने नहीं बताया। नहीं वसीम बता चुका, बताऊंगा कभी आएगा, बताऊंगा आपको वो भी। लेकिन अलग शो पे। एक चीज ये कि जो हम अक्सर एक जो गिला हमें रहता है ना, या हमारी ख्वाहिश होती है कि यार पाकिस्तान जब जिस रैंकिंग की टीम से खेलती है ना, उस हिसाब से खेलती है, ऊपर वाले से जरा बेहतर मुकाबला करते हैं, नीचे वाली टीम आती है ना, तो हम जिम्बाब्वे से मेंस का मैच होता है, हम जिम्बाब्वे के लेवल पे जाके खेलना शुरू कर देते हैं। अब वुमेन्स में ये तो एक अच्छी रवायत कायम की कि उन्होंने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे की तरह खेला, वो लोअर रैंक टीम है ना, तो उन्होंने फर्क दिखाया है। आई थिंक ये तो लेसन है हमारे बॉयज के लिए भी कि भैया जब आप नीचे वाली टीम से खेलो तो आप भी उनको जाओ 250 उनको खेलो, 275 उनके अगेंस्ट करो। तो ये कहे तो ज्यादा है हमारी वुमेन्स की टीम को कि यार उन्होंने वो डिफरेंस रखा है। जैसी भी वो टीम है वो डिफरेंट डिबेट है, लेकिन वो जैसी भी टीम थी हमने अपना उनका जो डिफरेंस है ना वो रखा है। तो आई थिंक रिकॉर्ड जितने भी बनते हैं अच्छी चीज है कि एंड ऑफ द डे देखें रिकॉर्ड बुक्स में आपके नाम जाते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि जैसे आयशा जफर ने रन किए हैं कि वो वन ऑफ मेरी फेवरेट प्लेयर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम में नहीं आ सकी कुछ वजूहत की वजह से। डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस उस तरह ये नहीं रही, हालांकि मैंने डिमांड की थी उस टाइम पे भी वर्ल्ड कप के अंदर भी कि मुझे ये चाहिए कि ये ओपन भी है और साथ में ऑफ स्पिन कर लेती है, लेकिन बस वो वहां पे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से वो नहीं हो सकी। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। इसी सदफ शमस जिस तरह परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस तो आएगा इससे। वो आपको जैसी भी टीम से आप खेल रहे हैं, परफॉर्म आप करते हैं, कोई माइलस्टोन आप अचीव करते हैं, तो उसको आपको खुशी तो आपको होती है। बस ये है कि ये मोमेंटम अल्लाह करे हम आगे लेके भी जाएं, अच्छे मैचेस के अंदर भी हम इसी तरीके से खेलें। तो आई थिंक कहा जाता है लड़कियों को, फिर मैं कहूँगा इस चीज का जीतने का नहीं, तरीके से जीतने का, कि जो नीचे वाली टीम आई है हमने उस तरीके से उनको हराना है। तो ये कहा जाता है लड़कियों को। मतलब बहुत अच्छी तरह से हराया तनवीर। बाबर आजम कल इस मैच में नहीं था। आपका वुमेन्स की बाबर आजम नहीं थी, वो नहीं थी कल मैच। मतलब इतनी आसानी से जीता कि उसको बिठा दिया। नहीं तो सितरा अमीन नहीं, वो स्क्वाड में भी नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं है। जी। अच्छा स्क्वाड में नहीं है, कल वो बैठी हुई थी। अच्छा नहीं स्क्वाड में नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और ऐसी ही आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है। जब आपको ये पता है कि यार हमारा मेन प्लेयर नहीं है तो अब क्या करना है, ठीक है ना। जैसे आयशा ने 100 किए, ये बॉलिंग में आप फातिमा देख लो, उसने 3 आउट किए, फिर सादिया इकबाल यहाँ पे बैठने के बाद जो मैं वुमेन्स की सादिया इकबाल के बड़े फैन है, कई फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इनकी जब परफॉर्मेंसेज या आपके पास कोई मेन प्लेयर्स आपके सीनियर्स नहीं होते, तो जब आप जूनियर्स या किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो फिर जब परफॉर्म करते तो फिर आपको पता चलता है कि यार हमारे पास अब कुछ ना कुछ टैलेंट है, हमारे पास प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं। अभी जिस तरह आपने बात की थी ना कि हमारी टीम बड़ी जबरदस्त खेल रही है, लो रैंकिंग की टीम है, बिल्कुल लो रैंकिंग की टीम को आपको इसी तरह हराना है, बिल्कुल। लेकिन जब आप अच्छी टीम के साथ आएंगे फिर आपने उनको भी इस तरीके से बेशक ना हराएं, लेकिन उनसे अगर आप समझते हैं ना कि हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं, तो क्लोज जीते या क्लोज जाके हारे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारी वर्ल्ड कप में हमारी क्रिकेट बड़ी इंप्रूव हो रही है। तो इस वर्ल्ड कप में जी इस जीत से फायदा तो होगा, जीत से फायदा होगा। और मेरे ख्याल में इन लड़कियों ने जो परफॉर्मेंस दी है, मोरल बहुत हाई होगा, कोचिंग स्टाफ काम करता दिखाई दे रहे हैं, हम और आपने सेशन भी कवर किए।
अब आगे जाना है आयरलैंड, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है जुलाई में। तो मैं लोगों से जरूर कहूंगा कि इस परफॉर्मेंस को ना सिर्फ अप्रिशिएट करें बल्कि ट्रैक भी करें। जैसे तनवीर ने कहा ना कि यहाँ आकर इन्होंने वुमेन क्रिकेट को लास्ट कमेंट वसीम, लास्ट कमेंट। जी जो एक तो मुझे खुशी हुई गफार ने भी जो बात की है कि जो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हैं उनको कवर करने की इजाजत मिल गई है, क्योंकि पहले ये इजाजत नहीं होती थी फॉर सम रीजन। आपको भी याद होगा कि आपको अलाउड नहीं होता था सेशंस पे आना कवर करना, और मैं उनको कहता होता था कि यार ये होनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस वगैरह पे एक्सेस होनी चाहिए लोगों को ताकि जरा हाईलाइट हो सके। तो ये तो अच्छा एक ड्रामा है कि उन्होंने वो किया है। पर जाते जाते लास्ट कमेंट में शाहिद अनवर का भी आपने दिखाया था, आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना, आई थिंक वी मस्ट कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेज वी हैव इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जितने अच्छे से उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, हर लेवल पे काम कर चुके हैं, चाहे वो रीजन है, जूनियर लेवल पे, हर लेवल पे, और भी पाकिस्तान टीम के साथ भी वो हैं। एक उन्होंने अच्छी बात की कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। बस मुझे थोड़ा सा ये है कि अंडर 19 से अगर चीजें बहुत अच्छी हुई, सारा कुछ जी हमने इंडिया को हराया, लेकिन प्रमोट कौन हुआ वो कोई और हो गया। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहने का मकसद ये है कि शाहिद अनवर जो है उनको पाकिस्तान टीम का इस वक्त हेड कोच होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे, व्हाई नॉट, सही है, व्हाई नॉट। शाहिद अनवर क्वालिफाइड है। देखिए आपके पास टाइम नहीं था, मैंने यही बात करनी थी। शाहिद अनवर उन्होंने जिस तरीके से एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चीजें समझाई, क्या पाकिस्तान टीम का हेड कोच है ऐसे? पाकिस्तान के हेड कोच के लेवल 4 कोचिंग कोर्स है उसके पास? नहीं, बिल्कुल कैसे बन रहा है हेड कोच? बिल्कुल नहीं है। खैर ये बहस समेटता हूं, चाहे हेड कोच हो चाहे इंटरम हेड कोच हो, जिसका लेवल 4 नहीं है वो हेड कोच बन ही नहीं सकता, ना बनना चाहिए उसको। चलें, तनवीर ने बात पहुंचा दी जहां पहुंचनी चाहिए, और जिन्होंने फैसले कर रहे हैं वो प्लीज ये फैसला कर लें कि एक कोच अगर लाते हैं तो उसको एक टाइम दें और वो बता दें कि हम इसको 3 महीने तक नहीं हटाएंगे, 6 महीने तक नहीं हटाएंगे, या 6 साल तक नहीं हटाएंगे, जिस तरह साउथ अफ्रीका करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, जिस तरह इंडिया करता है, जिस तरह न्यूजीलैंड करता है। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम से पाकिस्तान टीम का कौन है? असद शफीक इस वक्त। तो ज़हूर इलाही क्यों नहीं है? चलें, अब ये क्यों के जवाब ज़हूर इलाही क्यों नहीं है? ज़हूर इलाही इसके लिए अलग से अगला जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।